हेलो, नमस्ते। और मेरे साथ क्रिकेट पर बात करने के लिए हैं विजय बंधु जी। आपका स्वागत है। बात वहाँ से शुरू करेंगे सर कि व्हाट्सएप के स्टेटस में टूटे दिल की तस्वीरें, मतलब तस्वीर, उसके नीचे जो इमोजी आती है उसमें दिल है और दिल बीच से टूटा हुआ है। तस्वीर थी मोहम्मद सिराज के आउट होने की, तस्वीर थी पैर से उस गेंद को रोकने की जो नहीं रुकी। लेकिन वो तो चलिए फाइनल था, वो तो आखिरी लम्हा था। उसके पहले लगा जैसे बीच में चौथे दिन की खुशी की लहर उमड़ पड़ी, मजा आ गया, 193 रन तो हम बना ही देंगे। तो ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे पूरा एक जो जज्बात साथ में चलते हैं, बात करेंगे लाइफ लर्निंग की कि जिंदगी में क्या सीखा जा सकता है क्रिकेट से। कैसे आप एक दिन पहले ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हैं और कैसे अगले ही दिन आपकी सारी कॉन्फिडेंस की धता होकर के और आप मैच को हार भी सकते हैं, जिंदगी में भी हार सकते हैं। इसलिए थोड़ा देर से हमने ये बातचीत की है। हमने उस तत्काल उस पूरे क्रिकेट के जो एनालिसिस थे उस पर जाने की बजाय उससे निकलने वाले जो अर्थ हैं, जो मूल हैं, जो कारण उसके पीछे थे, उसके पीछे एक बार चल करके बात करेंगे। सर, पहला सवाल ये है कि पहला मैच हम लोग हारे, दूसरा मैच हमने जीता, तीसरे मैच में हम शायद चौथे दिन तक जीते और पांचवें दिन हम उसको हारे। ये जो रोलर कोस्टर जर्नी हमारी चल रही है, क्या जिंदगी भी ऐसे ही चलती है? देखिए, सबसे पहले तो नादा जी मैं कहना चाहूँगा कि टीम इंडिया की जो नई टीम है उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। जब भारतीय टीम वहाँ पे गई तब ये उम्मीद लगाया जा रहा था कि भारतीय टीम बहुत बुरी तरीके से हारेगी। अब ये अलग डिबेट का विषय है कि पहले 2 मैच में वो फ्लैट विकेट था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ फ्लैट विकेट था। ये अलग एक विमर्श का विषय हो सकता है, लेकिन अभी तक का जो 3 मैचों का जो परफॉर्मेंस इंडियन टीम का रहा है वो बहुत ही बेमिसाल रहा है, दिल को सुकून देता है और विश्वास दिलाता है कि रोहित और कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी नहीं होने के बाद भी टीम इंडिया के पास जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो कैपेबिलिटी है, जो टैलेंट है, वो बहुत ही अच्छे स्तर का है और भारत का जो वर्तमान है और भविष्य दोनों जो है सुरक्षित है। इसका सर एक लाइफ वाले उस पे मैं ले जाना चाहता था कि पहला मैच आप हार जाते हैं, हम जिंदगी में कोई काम करना शुरू करते हैं, कुछ भी हम करना शुरू कर सकते हैं। मसलन हम 10वीं की परीक्षा देने जा सकते हैं, मसलन हम कोई एसएससी या प्रतियोगी परीक्षा देने जा सकते हैं और अब पहली बार एग्जाम दे तो हम उसमें हार सकते हैं। दूसरी बार जब हम जाते हैं तो सिमिलरली कमोबेश स्ट्रेटजी वही, खिलाड़ी वही, थोड़ा बहुत बदलाव के साथ हम उतरे और हम मैच जीत जाते हैं। फिर हम अगला मैच खेलने के लिए जाते हैं लगभग वैसे से स्ट्रेटजी, वैसे से काम के साथ, और हम उसमें काफ़ी आगे तक आते हैं और आखिर के कुछ लम्हे में ऐसे 11th आवर में हमारे साथ चीज़ें होती हैं, हम हार जाते हैं या हमारे साथ कुछ हो जाता है। ऐसे लम्हे में सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि करें क्या, मतलब अभी क्या सोचें क्या? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि ना तीनों जो टेस्ट मैच हुए हैं उससे एक लर्निंग्स की तरह है। सबसे पहले जो तीसरे मैच के बारे में मैं बताना चाहूँगा। देखिए, हार जो है ना दर्द देता है, राइट, लेकिन जीत के करीब पहुंचकर हारना ज़्यादा दुख देता है। तो तीसरे मैच में जो चौथे दिन तक जैसा लग रहा था कि हम बहुत आगे हैं, पांचवें दिन हम लोगों ने बहुत ही संघर्ष किया, खासकर हमारे लोअर डाउन द ऑर्डर लोगों ने बहुत संघर्ष किया और हम जीत के करीब पहुंचे। और इसको फॉर्चुनेट बोलिए या अनफॉर्चुनेट बोलिए कि जीत के करीब पहुंचकर हम लोग हार गए। तो आपने तो बोला ना टूटे दिलों का इमोजी है, तो जीत के करीब पहुंचकर हारना ज़्यादा दर्द देता है। अब इसके लेसन्स क्या हैं? एक है कि आप में क्षमता की कमी है, तो आप या जो आपके जो कॉम्पिटिटर हैं विपक्ष में जो है उसने आपसे बेहतर प्रदर्शन किया। ठीक है। दूसरा है कि आप कभी कभी कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं। देखिए, एक बात याद रखिए कि ठीक है, एक भारतीय होने के नाते या क्रिकेट प्रेमी के नाते हम लोग को लगता है कि भारतीय टीम जो है बहुत अच्छा खेली, राइट, तो लगता है कि नहीं चलो हम हारे, लेकिन हम लड़के हारे। लेकिन जब क्रिकेट के जब इतिहास में या कभी भी जो स्कोर बोर्ड लिखा जाता है या MIS बनाया जाता है उसमें देखा जाएगा कि आप हारे कि जीते। अब आप 16 रन से 20 रन से हार गए, 25 रन से हार गए, तो ये जिन लोगों ने उस लम्हों को देखा है उनके मन में कसक रहेगा कि भारत जीत जाता। लेकिन जब आप देखेंगे कि इंग्लैंड ने भारत को कितने मैचों में हराया, तो इतिहास में वो दर्ज हो गया कि लॉर्ड्स के मैच में भारतीय टीम जो है हार गई। राइट।
तो ये लर्निंग है कि आप कभी भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिसेंट नहीं हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, जब जीत आपके करीब है उस समय आपको और ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है, ताकि, और ये तब तक लगाने की जरूरत है, आप इस तरह से समझिए कि भारतीय जो स्पोर्ट्स में 2 लम्हों को बहुत याद किया जाता है। क्या? एक तो पीटी उषा का, जो हम लोग पढ़ते हैं कि पीटी उषा जो है सेकंड के 100वें हिस्से से सेकंड पोजीशन में चली आई। मिल्खा सिंह का मसला भी वही था कि वो सेकंड के 100वें हिस्से में जब वो जीत के करीब, तो उन्होंने पीछे देखा और वो दूसरा कोई आगे चला गया। ठीक है, हमारे लिए एक बहुत ही ग्लोरियस मोमेंट था कि हमारे किसी खिलाड़ी ने उस लेवल पर जाकर परफॉर्म किया। लेकिन आज पदक की जब तालिका जब देखेंगे तो आप मिल्खा सिंह का या पीटी उषा का नाम नहीं देखते हैं। तो आप कितने भी कॉम्पिटेंट हैं, जब तक एंड रिजल्ट या अंतिम लक्ष्य आप हासिल नहीं कर लेते हैं, न थकना है न रुकना है। जब आप उस मंजिल के करीब पहुंच गए, तब मानिए कि आपने जो आप चाहते थे वो आपने अचीव कर लिया। तो ये प्राइमरी तौर पे ये जो क्रिकेट होता है ना, जब हम देखते हैं, इसको कहते हैं अनिश्चितताओं का खेल, और कई बार हमारी ज़िंदगी भी उसी खेल के जो रोलर कोस्टर राइड है वैसी से चल रही होती है। अब इसके आगे के लिए मैं पूछ रहा था सर, आपने ठीक कहा कि जब तक कि आखिरी जो किल है वह आप नहीं पूरा कर लेते हैं, उसको बाधा को पार नहीं कर लेते हैं, तब तक आप मानिए नहीं कि सब कुछ हो गया है। ऐसे किसी घटना के बाद मनः स्थिति के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमने देखा कि कई बार बड़ा उतावलापन, या कि सिराज हों या दूसरे खिलाड़ी हमारे, उनको मैंने देखा उस तरह से गुस्साते हुए, झुंझलाते हुए। तो ये जो लम्हा है, आपको क्या लगता है, नेचुरल था या कि ऐसे ही होता है? देखिए, जब आप डिफिकल्ट टाइम्स में होते हैं तो हर इंसान का जो रिएक्शन का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। बहुत बार जो खिलाड़ी बहुत एग्रेसिव तरीके से रिएक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हम सब विराट कोहली की चर्चा करते हैं, आप देखिए विराट कोहली बहुत ही एग्रेसिव नजर आते हैं। बाहर का जो एग्रेशन है, इसका यह मतलब नहीं कि वो आदमी अंदर से, बहुत बार क्या होता है, आपका एग्रेशन आपको अंदर से इतना ठूस बनाता है कि आप अपने आप को एग्रेसिव बनाते हैं। दूसरा है कि बहुत सारे खिलाड़ी जो होता है डिफिकल्ट टाइम पे अपने को काम रखते हैं, क्योंकि देखिए जब आप फिजिकल कोई चीज करते हैं तो उससे सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपका मेंटल स्टेटस ऑफ माइंड क्या है। जब आप अंदर से शांत हैं तो वैसे समय में आप निर्णय बहुत बार बेहतर थे। जैसे आप देखिए महेंद्र सिंह धोनी के बारे में हम जब कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी कि डिफिकल्ट टाइम्स में, क्रंचेस में उन्होंने अपने दिमाग को शांत रखा, और शांत दिमाग के कारण उन्होंने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जो शायद वो किसी के लिए भी लेना बहुत ही, क्योंकि आप ये समझिए ना कि जब आप गुस्से में होते हैं, देखिए एग्रेशन अलग चीज है, आप गुस्से में होते हैं या बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसका मतलब आपके मानस पर आपका कंट्रोल कहीं ना कहीं कम है या कमजोर हो गया है। तो वैसी स्थिति में जब आपका मेंटल स्टेटस कमजोर है, तो मेरा निजी तौर पर मानना है कि किसी भी आदमी के लिए कोई भी निर्णय करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसलिए कहा जाता है ना, जब कोई आदमी गुस्से में होता है तो क्या कहा जाता है कि उसको कूल डाउन होने दो, काम होने दो, निजक रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। जब वो ठंडे दिमाग से सोचेगा, उसके बाद जब वो कोई निर्णय करेगा तो वो निर्णय बेहतर होगा। तो उसी तरह से अब जैसे इंडियन टीम में, जैसे आपने कहा ना कि आगे का क्या है, सिराज हो, देखिए एक तो मैं बताऊं 3 टेस्ट के मैच के बाद जो एक तो मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया मुझे सभी फ्रंट पे सेटल नजर आ रही है। ठीक है, बल्लेबाजी का, हालांकि आपको तीसरे मैच में यशस्वी का परफॉर्मेंस जो हमारी अपेक्षाएं हैं उसके हिसाब से तो नहीं थी, लेकिन कमोबेश मुझे इस टीम में जो 11 खिलाड़ी हैं सभी शटल नजर आ रहे हैं। अब पंत को लेकर संशय पैदा हो गई है कि उनके फिटनेस को लेकर चौथे मैच में अब बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, भी एक संशय का विषय है। अदरवाइज बैटिंग आपकी लाइनअप, जैसे इस पूरे टूर्नामेंट में आप देखिए कि यशस्वी जायसवाल ने अच्छा प्रदर्शन किया है, शुभमन गिल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, केएल राहुल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बल्लेबाजी में आप देखिए कि जडेजा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और अब देखिए नीतीश रेड्डी का जिसका परफॉर्मेंस थोड़ा कमजोर, इस टेस्ट में कमोबेश उन्होंने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया। वॉशिंगटन सुंदर जो स्पिन जो हमारा कमजोर पहलू हम लोग मान रहे थे, तीसरे मैच के सेकंड इनिंग में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो कमोबेश भारतीय टीम सेटल नजर आ रही है। करुण नायर की भी बैटिंग 40 रन का योगदान पहली पारी में। हाँ, मुझे लगता है देखिए करुण नायर, देखिए किसी भी खिलाड़ी के लिए 7 साल के बाद वापसी करना आसान नहीं है।
तीनों मैच में आप अगर उनको ध्यान से देखेंगे तो उनको बैटिंग में स्टार्ट मिल रहा है। तो मुझे लगता है कम से कम इस सीरीज में और आने वाले सीरीज में भी उनको अवसर देना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली वो ठीक दिखते हैं। स्ट्रांग नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कमोबेश भारतीय टीम स्ट्रांग है, और जिस तरह से भारतीय टीम की बल्लेबाजी हो रही है और गेंदबाजी में भी जिस तरह भारतीय टीम ने 20 विकेट लिए हैं, तो मुझे लगता है इंडियन टीम के पास कॉन्फिडेंस होगा। अब चैलेंजेस मुझे जो समझ में आता है, जैसे पहले 2 मैच में आप समझिए कि बहुत फ्लैट विकेट मिला, तीसरे मैच में थोड़ा स्विंगिंग, खासकर 5वें दिन में आपने देखा, और ऐसे भी 5वें दिन बल्लेबाजी करना कठिन होता है। तो आने वाले मैचों में या टेस्ट में किस तरह की पिच मिलेगा वो डिसाइड करेगा कि भारतीय, देखिए गेंदबाजी तो अगर स्विंगिंग पिच मिल अच्छी होगी, क्योंकि आपके आकाशदीप हो, बुमराह हो या सिराज हो, वो पूरी जान लगा कर गेंदबाजी कर रहे हैं। स्पिन भी कमोबेश ठीक है। बल्लेबाजी के टेस्ट आपको इन स्विंगिंग ट्रैक्स में, अगर घास वाली पिच होगी तो वहां होगी। तो मुझे लगता है कमोबेश आने वाले समय में रोमांचक मुकाबला देखने को मिल जाएगा। एक दो चीज़ों का जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, मुझे जो याद है, सर आपको और भी ऐसे उदाहरण याद होंगे, और मुझे याद है कि गाबा में ऋषभ पंत की बैटिंग, उनके पास एक अवसर था, हमें लग रहा था कि 300 350 से ज़्यादा का स्कोर कहाँ चेज़ किया जाता है, और बल्लेबाजी हमारी जो ऊपर का क्रम था वो जल्दी ढह गया था। बाद में उसे उन्होंने बनाया, चेतेश्वर पुजारा ने उनका साथ दिया था, लेकिन बाद में वाशिंगटन सुंदर ने उनका साथ दिया, शार्दुल ठाकुर ने उनका साथ दिया। मुझे बेन स्टोक्स की एक पारी याद आती है, एशेज सीरीज़ का वो मैच था, जब बेन स्टोक अकेले 9 विकेट गिर गए थे उसमें, कोई दूसरे स्पिनर बॉलर हैं वो साथ में खेल रहे थे, तो उसमें उन्होंने 100 से ज़्यादा रन बना करके वो इतिहास रचा। एक अवसर इस मैच में रविंद्र जडेजा के पास आया था कि उसी के आसपास का कोई प्रदर्शन करें जिसके बारे में 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद याद किया जाए। आपको जडेजा की जो आखिर दिन की बैटिंग है वो उसमें कितना आपको संतोष नजर आता है? देखिए, इसको लेके बहुत अभी डिबेट चल रहा है जी। मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बोलते हुए सुना, जैसे खासकर जैसे जो अच्छा वैसे एक्सपर्ट्स हैं जो हर विषय पर अपनी राय नहीं रखते हैं। अच्छा। जो गंभीर एक्सपर्ट्स हैं, खासकर मैं देखा कि अनिल कुंबले जैसे लोग जो रविंद्र जडेजा के साथ खेले हुए भी हैं, उन्होंने कहा कि थोड़ी जब बैटिंग पे थे रविंद्र जडेजा, उनको थोड़ा रिस्क लेना चाहिए था, और जब वो करीब पहुंचते उस समय थोड़ा उनको थोड़ा और शायद डिफेंस में चले जाते तो ठीक था। क्योंकि बहुत लंबे समय तक आप जब डिफेंसिव खेलते रहते हैं तो आपको एक लंबा समय है तो कहीं ना कहीं आप चूक करते हैं। जैसे आप अगर देखेंगे कि जो 5वें 6ठे विकेट गिरने के बाद बाकी के जितने भी टेलेंडर्स थे उन्होंने पिच पे बहुत लंबे समय तक, देखिए रविंद्र जडेजा तो अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन बुमराह हो, सिराज हो, आकाशदीप तो पहले चले गए, उसके पहले वाशिंगटन सुंदर थे। इस तरह के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने जिस तरह से जडेजा का साथ निभाया वो बहुत ही सराहनीय था। तो एक डिबेट का विषय है कि उनको थोड़ा तेज खेलना चाहिए, लेकिन मेरे से अगर पूछिएगा तो मुझे तो लगा कि भाई वो ठीक खेल रहे थे। अब अगर वो तेज खेलते पहले आउट हो जाते तो ये कहा जाता कि उनके पास पूरा समय बचा हुआ था, तो उन्होंने रिस्क लेने की, उनको रिस्क नहीं लेना चाहिए था। तो आपके अनुसार उन्होंने अपना काम किया जो उस दौर के लिए? देखिए वो मैं पूरे मैच को मैं देख रहा था, देखिए सिर्फ ये नहीं था कि वो धीमा खेले या तेज खेले, मैंने देखा कि एरर फ्री उन्होंने बैटिंग की। बहुत ही मैंने उनको बहुत कम देखा कि वो बीट भी हुए। पूरे मैच में जब आपके बड़े बड़े सुरमा धराशायी हो गए, वैसे समय में जडेजा ने जिस तरह से काम और कंपोज तरीके से पेशेंटली, बहुत ही डिफिकल्ट उन्होंने बैटिंग की, ये बहुत ही मुझे लगता है कि जीत जाते देखिए सोने पे सुहागा होता। अब वही बात है कि सिराज ने भी उसको प्रॉपर डिफेंस किया। अमूमन कभी ऐसा होता है गेंद आपको आगे से रिवर्स स्विंग कर गई या पीछे चली आई, तो बहुत बार किस्मत भी आपके साथ नहीं। आप मान सकते हैं कि भारत ने सब कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत ने उसको धोखा दे दिया। किस्मत ने उनको आगे नहीं बढ़ाया। पहली पारी की थोड़ी बात करेंगे। तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में इंग्लैंड के विकेट्स बहुत तेजी से गिरे थे इनिशियली। हमें तो ऐसा लगा था कि 150-200 में ये पारी निपटने वाली है, लेकिन उसने 387 रन का आई थिंक स्कोर खड़ा किया था, जिसमें कार्स का एक बल्लेबाजी का एक लंबा, उन्होंने मुझे लग रहा है अर्धशतक से ज़्यादा रन बनाए। तो एक बार जरा उस जगह पर आते हैं कि आखिर में जो विकेट इंडिया से जो अंतिम में नहीं गिर पा रहे थे,
और उनके टेल एंडर ने इतने रन बनाए, अच्छा स्कोर किया कि वो इतने खींचने के लायक हो गए, यहाँ तक आ गए। वरना अगर पहली पारी में इतने रन नहीं होते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। एक बार भारतीय गेंदबाजी पर वहाँ पर बात कर रहे हैं। हालांकि सेटल, आपने कहा कि हमारी बॉलिंग बैटिंग जो भी जहाँ है अपनी जगह पे सेटल डाउन है, लेकिन क्या इस मैच के जो आखिर के कुछ लम्हे थे वहाँ पे कुछ हो सकता था? देखिए, अब विकेट नहीं गिरे, मैं बताऊं, देखिए इंग्लैंड जिस तरह का क्रिकेट खेल रहा है, बेसिकली बैटिंग उनका स्ट्रेंथ एरिया है। तो आप बशीर को छोड़ दीजिए, तो उसके अलावा जो 10 जो भी उनके खिलाड़ी जो उनको गेंदबाज के रूप में आप काउंट करते हैं, मुझे लगता है कि वो कमोबेश वो ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं। और चूंकि वो अपने होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, जी। उस ट्रैक्स में खेलने की उनकी आदत है। तो कार जैसे जो खिलाड़ी हैं, मुझे लगता है अटैकिंग बल्लेबाजी उन्होंने की, कुछ रिस्क लिए, तो उन्होंने रन बना लिया। और अगर आप देखेंगे पिछले 2-3-4 सालों मैकमिलन के आने के बाद, जो उनके जो कोच हैं, पूरा जो उनका फोकस रहा है कि अपने को विकेट गिरे विकेट नहीं गिरे, अपने को रिस्क लेकर तेज बल्लेबाजी करनी है और अपने को रन बनाना है। और दूसरे इनिंग में अपोनेंट कितना भी स्कोर करे, अपने को तेज खेलना है और अपने को रन जो स्कोर करना। ब्रेडन मैकलम की लगभग स्टाइल ऐसी सी रही है। जब वो खेलते थे तो इसी अंदाज में न्यूजीलैंड के लिए खेलते थे। अब जब वो कोचिंग दे रहे हैं तो उसी अंदाज में अपनी पूरी टीम को तैयार कर रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर आती है कि क्या, जहाँ पर एक्चुअली सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि चाहे पिछले मैच में देरी वाली जो एक मसला हुआ था कि हम पारी घोषित करने में देरी कर रहे थे, या कि इस मैच में हमने देखा कि हम जब जल्दी विकेट गिरा लिए थे तो उसके बाद वाले विकेट्स हमसे थोड़ी देरी में गिर रहे थे, वहाँ पर क्या अभी थोड़े नए कप्तान लगते हैं शुभमन गिल, या कि वो मैच्योर हो चुके हैं अब? देखिए, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, ये बहुत ही प्रीमेच्योर है एनालिसिस करना शुभमन गिल के कप्तानी को लेकर। ठीक है। अमूमन शुभमन गिल को लेकर हम लोगों का जो एक परसेप्शन है कि वो बहुत ही शांत तरीके से रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कभी कभी वो अभी मैचेज में थोड़ा अग्रेसिव भी नजर आ रहे हैं, जो शुभमन गिल के स्वभाव के विपरीत है। तो देखिए, एक खिलाड़ी के रूप में खेलना और एक कैप्टन के रूप में खेलना और टीम को बल्लेबाजी में लीड करना, जो दोनों एडिशनल जो बोझ बन जाते हैं, वैसे समय में अपने को काम कंपोज रखना इतना आसान नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए पिछले जो 2 मैच हुए उसमें थोड़े पिच फ्लैट थे। तीसरे मैच में मैंने देखा, जो दूसरी इनिंग जो थी, शुभमन गिल जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, मैं देखा कि उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी की, वो नहीं लगा कि वो एक्यूट प्रेशर में है। क्योंकि जिस तरह से वो बीट हो रहे थे, जिस तरह से वो आउट हुए, उससे पहले भी, जब आउट होने से पहले भी अंपायर ने एक का रिव्यू था, वो आउट नहीं हुए, लेकिन मुझे लगा कि वो शटल नजर नहीं आ रहे थे। गेंद की जो खूबसूरती वो अलग, लेकिन मुझे लगता कहीं ना कहीं जो चौथे इनिंग का जो प्रेशर था वो उनके ऊपर साफ नजर आ रहा था। तो जहां तक कप्तानी की बात, आप ये समझिए कि जब आप जीत जाएंगे, जैसे हम लोग डिस्कस भी करते हैं कि मान लीजिए एक अभिनेता है, एक हीरो है, उसकी फिल्म अगर चल गई तो उसके कपड़े लाल हैं, पीला है, हरा है, कपड़ा फटे हुए हैं, वही स्टाइल बन जाता है। तो जब तक आप डिलीवर करते रहेंगे, जब तक आप पॉजिटिव रिजल्ट देते रहेंगे, आपकी तमाम खामियां छुपती रहेगी और लोग आपके कसीदे करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप हारने लगेंगे और उस दिन आप देखिए आपकी स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। तो अभी देखिए शुभमन गिल के लिए कप्तानी में ये हनीमून पीरियड है, और चूंकि पहला सीरीज है और इंडियन टीम को लेकर एक्सपेक्टेशन उतने नहीं है, तो उस पैरामीटर में 2-1 का जो परफॉर्मेंस वो अच्छा है। तो जब आने वाले सीरीज में एक्चुअल जो शुभमन गिल की कप्तानी की जो है टेस्ट हो गया, देखिए कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे ही सीखता है, और इंटरनेशनल क्रिकेट इतना आसान भी नहीं है, और वो भी बाहर जाके इंग्लैंड के कंडीशंस में खेलना। वैसे से मुझे लगता कप्तानी ठीक कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता थोड़ा उनको वक्त देना चाहिए। एक बात आती है, पहला जब मैच हमने देखा तो हमने करीबन 7 या इससे ज्यादा कैच टपकाए थे। उसके बाद वाले मैच में हमने फील्डिंग थोड़ी दुरुस्त की। इस वाले मैच में भी जब ऋषभ पंत बाहर हुए थे और ध्रुव जुरैल आए थे, तो पहली वाली पारी में सिराज की गेंद पे 1-2 बार कैच हमने उनको गिराते हुए देखा। क्या जो हमारी अभी नई टीम है उसमें फील्डिंग अपने तरीके की एक चुनौती है? कभी पहले के ज़माने में एक होती थी कि कुछ एक खिलाड़ी अंग्रेज या इस तरह की जो टीमें हैं वो फाइंड आउट करके रखती थी, उनके पास मारो उनसे गेंद नहीं पकड़ी जाएगी और बार बार उस पर दौड़ते रहो, ऐसी बात होती रही। विराट कोहली ने वो पूरा दौर बदला
बाकी के खिलाड़ियों का भी उसमें योगदान है। नई नई जो टीम है उसके बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी फुर्तीली, चुस्त दुरुस्त है। हर बार गिर जाना और किसी खास खिलाड़ी के ऊपर दबाव बनना कि तुम्हारी फील्डिंग ठीक नहीं है, उसकी जगह बदलना, इस तरह की चीज़ें भी हम देख रहे थे बार बार मैच में। अभी की जो टीम है, क्या वो फील्डिंग के लिए आपको दुरुस्त दिखाई देती है? देखिए, डेफिनेटली जो आपकी टीम में खिलाड़ी हैं सब अच्छे फील्डर्स भी हैं, क्योंकि आज के दिन में जो यूरो टेस्ट का जो लेवल है, वैसे समय में कमज़ोर फील्डर का आप खपना बहुत ही कठिन है। आप देखिएगा उसमें कहीं ना कहीं कुलदीप थोड़ा कमज़ोर नज़र आते हैं, हालांकि वो बहुत सेफ कैचेस का है, लेकिन उनका जो फील्ड में जो मूवमेंट है तो वो खेल भी नहीं रहे हैं। बाकी जितने खिलाड़ी आपको हैं कमोबेश फील्डिंग में बहुत ही शार्प हैं। ठीक है। लेकिन अगर मुझसे अगर पूछेंगे कि पिछले 3 मैच में भारत की सबसे कमजोर कड़ी क्या रही है, तो वो भारत की फील्डिंग रही है। यशस्वी जायसवाल जिसके बारे में माना जाता है क्योंकि बहुत सेफ हैंड से अच्छे फील्डर हैं, उन्होंने 4-4 कैच गिरा दिए। इस मैच में भी आप अगर देखिएगा कि ध्रुव जुरेल जब पंत के बाद इंजर्ड होने के बाद जब वो कीपिंग करने आए, उन्होंने कैच गिराए, कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा। हाँ, कैच गिरा। उसके अलावा मैं बताऊंगा, आप इंग्लैंड का जो स्कोर था 193 जो इंडियन को चेस करा, आप उसमें एक्स्ट्रा निकाल के देख लीजिए, मुझे लगता है कम से कम 40 से कम एक्स्ट्रा नहीं होंगे। और उसमें एक्स्ट्रा में सबसे ज्यादा 22 मैं मैच देखा था, मुझे लगता है 35 से कम 35 रन से, मतलब पूरे 193 के चेस में आपको 35-40 रन जो है एडिशनल आपने दे दिया। ध्रुव जुरेल की जो कीपिंग है मुझे बहुत ही कमजोर लगी। जैसे इंडियन जो कीपर्स के बारे में कहा जाता है कि जब वो होम कंडीशंस में खेलते हैं तो नजदीक जब वो स्पिनर के साथ कीपिंग करते हैं तो वो बहुत सेफ हैंड होते हैं। लेकिन इस तरह के स्विंगिंग जो ग्राउंड है, आप देखेंगे कि इंग्लैंड में क्या हो रहा है कि गेंद पहले स्विंग कर रही है पिच में जाने के बाद भी वो फर्दर स्विंग कर रही है। तो वहीं पे मैं देख रहा हूँ कीपर को जो उसका परसेप्शन होता है, जो जूम करना चाहिए गेंद कहाँ तक जाएगी, मैं देखा वहां बार बार चूक हो रही है। और इस मैच में हार का मुझे लगता है बहुत बड़ा कारण इंडियन कैचिंग रही। और खासकर पहले मैच में भी अगर आप देखेंगे तो जी। और उसके बरक्स आप इंग्लैंड की नहीं, बहुत स्मार्ट फील्डिंग आप देखिए, जो रूट ने आपने जो कैचेस पकड़े, अद्भुत कैच पकड़े। पहले मैच में जो नायर आउट हुए, जो सामने जो कैच उनका पकड़ा गया वो भी अद्भुत था। तो मुझे लगता है इस मैच में स्लिप में रहते हुए जो है बहुत अच्छे कैच पकड़े गए। इवन जिमी स्मिथ को मैंने देखा क्रिस वोक्स या जोफ्रा आर्चर की गेंद पे वो विकेट से सट के कीपिंग कर रहे थे और वहां से उन्होंने राहुल या किसी खिलाड़ी का नहीं, आर्चर ने जो कैच लिया, जो कॉटन बोल्ड किया, वो भी आर्चर जैसे लंबे खिलाड़ी के लिए वो कैच लेना उतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कैच लिया। जो रूट्स ने जो स्लिप में कैच लिया, तो उनकी फील्डिंग जो है भारत से 21 नजर आती है। तो इस मामले में मुझे लगता है कि इंडियन टीम को बहुत ही और काम करने की जरूरत है। चलते चलते एक सवाल और लेंगे। हमने ब्रेंडन मैकुलम की बात की थी, वो अपनी टीम तैयार कर रहे हैं और कर चुके हैं। उन्होंने एक दिशा दे दी है अपनी टीम को, उस तरफ वो आगे ले जाना चाहते हैं जिसका नाम है कि हम एक दिन में 350-400 रन बनाएंगे टेस्ट में, हम तेज खेलेंगे, विकेट गिरता है तो गिरे। दूसरी तरफ हमारी अपनी स्ट्रेटजी तैयार हो रही है, हम एक नई टीम तैयार कर रहे हैं और उसमें अहम भूमिका अदा कर रहे हैं कोच गौतम गंभीर। तो अभी जो उनकी स्ट्रेटजी है, जिस तरह का टीम सिलेक्शन आप देख रहे हैं, जिस तरफ वो जाना चाहते हैं, आपको कैसा लगता है कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम एक सही हाथों में है? क्योंकि हमने कई दुष्परिणाम भी फ्यूचर में पास्ट में देखे हुए हैं, जब कोचिंग खराब होने से पूरी टीम इधर से उधर होती रही है। देखिए, एक तो मैडम मैकुलम की जो आपने बात की बैच बॉल क्रिकेट के बारे में, देखिए देखिए आपको समय के साथ अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है। पहले 2 मैच में जिस तरह की बल्लेबाजी इंग्लैंड की टीम कर रही थी, वो विकेट गिरने के बाद भी तेज बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन अब तीसरे मैच में देखिए स्टाइल चेंज हो गया। उन्होंने समझ लिया कि जिस स्टाइल से हम खेल रहे हैं, देखिए रिस्क लेना अच्छी बात है, लेकिन आप जब बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं उस समय आपके फंबल करने के, गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इंग्लैंड टीम ने पहले 2 मैच के बाद ये समझ लिया कि हम बैच बॉल क्रिकेट तो खेल रहे हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजी कमोबेश अच्छी है। अगर हम बहुत ज्यादा रिस्क लेंगे तो शायद हम उस तरह के क्रिकेट अगर खेलेंगे तो हमारे लिए रिस्क फैक्टर हम बहुत जल्दी आउट हो सकते हैं। तो उन्होंने भी अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। अब जहां तक इंडियन टीम की बात अगर आप करेंगे, गौतम गंभीर का भी अभी इनिशियल फेज ही चल रहा है और एक कैप्टन के रूप में जब वो केकेआर में थे, उससे पहले भी जब वो इंडियन टीम में खेलते रहे, वो एग्रेसिव क्रिकेट के लिए जाने जाते रहे हैं।
और कमोबेश मुझे लगता है कि टीम सिलेक्शन से लेकर बाकी चीज़ों में उन्होंने जिस तरह के निर्णय किए हैं, और चूंकि शुभमन गिल नए कप्तान हैं, तो मुझे लगता है सिलेक्शन से लेकर डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं गौतम गंभीर पहले के जो कोचेस हैं उनसे ज़्यादा हावी हैं। जैसे मान लीजिए पहले रोहित शर्मा थे और राहुल द्रविड़ थे, तो दोनों के बीच में एक स्पेस था कि भाई हमारी हद यही है। लेकिन चूंकि शुभमन गिल एक नए कप्तान हैं और जिस तरह का गौतम गंभीर का व्यवहार रहा है, बहुत ज़्यादा वो नेपथ्य पे रह के उतना काम नहीं करते, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एग्रेसिव है। लेकिन एग्रेशन होना अच्छी बात है, लेकिन अगर टीम अच्छा कर गई तो उसका क्रेडिट भी शायद आपको मिल जाए। लेकिन जहां टीम अच्छा नहीं करेगी तो कैप्टन के साथ साथ जो कोच है उसकी भी जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी, तो उसकी जिम्मेदारी भी बनती है। एक लाइन बड़ी पॉपुलर है, इसे ख़त्म करूंगा मैं इस पूरे अपने बातचीत का, आपसे भी इस पर रिएक्शन लूंगा कि एक लाइन चल रही है कि हम सीखने नहीं सिखाने गए हैं। आप क्या लगता है अभी तक 3 मैच में देखकर कि क्या वाकई भारतीय टीम इंग्लैंड में सीखने नहीं सिखाने गई है? मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए वो तो ऐड की बात है, रोहित शर्मा उस ऐड में नजर आते हैं, वो तो ऐड का मामला है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि टेस्ट क्रिकेट को लेकर बहुत बार बात होती है कि टेस्ट क्रिकेट मर रहा है, कौन देखेगा, कौन देखना चाहता है, लोग उसकी व्यूअरशिप नहीं है। लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में जिस तरह का संघर्ष पिछले 3 मैच में नजर आया और जिस तरीके से पूरा ग्राउंड भरा नजर आता है और हम सब लोग भी टीवी पर चिपक कर मैच देख रहे हैं, तो ये दिखाता है कि रियल सेंस में अगर क्रिकेट होगा तो लोग टेस्ट मैच देखेंगे। वाकई बेहतरीन एक बात के साथ हम इस बातचीत को समाप्त करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट ही असली टेस्ट है खेल में, जो क्रिकेट का खेल है उसमें। आप बने रहिए प्रभात खबर के साथ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट के अलावा अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल में तो आप वहाँ भी हमें सुन सकते हैं और हमारी अन्य खबरें जो दिन भर अपडेट होती रहती हैं उनको देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।